तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरी नई वीडियो पर। तो इस वीडियो में हम फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक चैप्टर की हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट होता है। ये तो बिफोर यू रीड है, इसमें आप ज़्यादा अटेंशन पे ना करें, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। एनालीज मैरी, मतलब उनका नाम क्या था? एनालीज मैरी, और शॉर्ट में एनी फ्रैंक। कब पैदा हुई थी? 12 जून 1929 में पैदा हुई थी। February March 1945 was a German born Jewish girl. वो जर्मनी में पैदा हुई थी और वो किस रिलीजन को बिलोंग करती थी? जूइश थी वो। Who wrote while in hiding with a family, जब वो अपने परिवार के साथ छुपी हुई थी तब उन्होंने लिखना शुरू करा। And 4 friends in Amsterdam, कहाँ छुपे हुए थे वो? एम्स्टरडेम में 4 दोस्तों के साथ। During the German occupation of the Netherlands, जब जर्मन ने क्या ऑक्यूपाई कर लिया था? नेदरलैंड्स ऑक्यूपाई कर लिया था। कौन सी वॉर में, कौन सी लड़ाई में? वर्ल्ड वॉर 2 में। Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany. Her family had moved to Amsterdam. वो कहाँ सेटल हो गए थे? एम्स्टरडैम में। After the Nazis gained power, जब नाजीज ने पावर गेन कर ली। कहाँ? जर्मनी में। But were trapped when the Nazi occupation extended in Netherlands. लेकिन जब जर्मनी ने नेदरलैंड्स पे भी कब्जा कर लिया तो वो वहीं पर फंस गए। As persecution against the Jewish population increased. Persecution का मतलब इल ट्रीटमेंट अगेंस्ट द जूइश पॉपुलेशन इंक्रीज, मतलब बुरी तरीके से व्यवहार करना। द फैमिली वेंट इन हाइडिंग, तो मतलब वो छुपने चले गए। कहाँ? कब? जुलाई 1942 में। इन हिडन रूम्स इन फादर ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग, तो उनके जो पिताजी हैं उनका नाम क्या है? ओटो फ्रैंक। तो उनकी जो ऑफिस की बिल्डिंग है वो वहाँ छुपने के लिए चले गए। कब? जुलाई 1942 में। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 साल बाद छुपे रहने के बाद द ग्रुप वॉज बिट्रेड, उन्हें धोखा दिया किसी ने, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप। कंसंट्रेशन कैंप मतलब जहाँ उनको बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है। सिस्टम अंडर कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एनी डाइड ऑफ टाइफस इन बर्गन बेल्सन। एनी जो है उनको एक बीमारी होगी जिसका नाम क्या है? टाइफस है, और जगह का नाम क्या था? बर्गन बेल्सन। ठीक है। विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गरेट फ्रैंक, हर फादर ओटो, उनके जो पिताजी थे ओटो फ्रैंक, केवल वो ही सरवाइव कर पाए थे अपने ग्रुप्स में से। रिटर्न टू एम्स्टरडेम आफ्टर द वॉर एंडेड, जब वॉर खत्म हो गई तो वो एम्स्टरडेम वापस लौटे। टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, ये ढूंढने के लिए कि जो एनी डायरी लिख रही थी वो बच चुकी है कि नहीं बची है। कन्विंस्ड दैट इट वॉज यूनिक रिकॉर्ड, सब लोग कन्विंस हो चुके थे कि ये बहुत ही यूनिक रिकॉर्ड था, मतलब इसमें कुछ अलग बात थी, कुछ हटके थी। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, तो इंग्लिश में उन्होंने इसे एक पब्लिश करवाया और इसका नाम क्या रखा? द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। उन्होंने इंग्लिश में से पब्लिश कराया, इसका नाम क्या रखा? द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे, डायरी उसे कब मिली थी एनी को? अपने 13th बर्थडे पर। एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ अ लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942, और उनके लाइफ इवेंट्स को डिस्क्राइब करती है डायरी। इस डायरी में क्या लिखे हुए हैं? एनी के लाइफ इवेंट्स। कब से? 12 जून 1942 से अंटिल द फाइनल एंट्री, और लास्ट एंट्री कब हुई थी डायरी में? 1 अगस्त 1944 को। तो स्टार्ट करना कब लिखा था उन्होंने अपनी डायरी में? 12 जून 1942 को, और एंड 1 अगस्त 1944। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम ओरिजिनल डच इनटू मेनी लैंग्वेजेस। ओरिजिनल लैंग्वेज ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखी थी? डच। ठीक है, वो एनी ने लिखी थी और उसे बहुत अलग अलग लैंग्वेज में लिखा गया फिर। एंड मोस्ट वाइडली रेड बुक्स, और बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता था एनी की बुक्स को। There have also been several films, काफ़ी फिल्म्स भी बनी और टेलीविजन पर भी इस बुक को दिखाया गया, और थिएट्रिकल प्रोडक्शन मतलब थिएटर में इसे एक्ट भी किया गया। एंड इवन एन ओपेरा मतलब जहाँ पे सिंगिंग गाना भी गाया गया, बेस्ड ऑन द डायरी, इस डायरी के ऊपर एक गाना भी गाया गया। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड, और इसे जो है माइंड डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड, मतलब इसे कैसे डिस्क्राइब किया गया, कैसे बताया गया, कैसे दर्शाया गया कि डायरी जो है बहुत ही मैच्योर मतलब बहुत ही समझदार, और इंसाइटफुल मतलब जो बहुत ही डीप थिंकिंग करता है, ऐसे व्यक्ति ने लिखी हुई है। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन, जब नाजी ने ऑक्यूपाई कर लिया था क्या? नेदरलैंड्स, तो उसके अंडर लाइफ कैसे हो गई थी जूइश लोगों की, तो ये पूरी डायरी उसी के ऊपर बेस्ड है। एनी फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम्स। अब एनी जो है सबसे रिनोन्ड मतलब जानी मानी और जिसके बारे में लोग बातचीत करना पसंद करते हैं वो बन चुकी है। होलोकॉस्ट विक्टिम्स का मतलब पीपल जिन्हें नाजी गवर्नमेंट टारगेट कर रही थी उस वक्त पर। किस बेसिस पे? रिलीजन की बेसिस पे, क्योंकि ये क्या थी? जूइश थी। तो उनमें से सबसे जानी मानी बनी है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे चैप्टर स्टार्ट करते हैं।
तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। राइटिंग इन अ डायरी इज रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। तो एनी डायरी में लिखते हुए खुद ही बात करते हैं कि एक डायरी में लिखना मेरे लिए बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस होगा। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, मैंने पहले कुछ नहीं लिखा इसी वजह से नहीं, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर और ऑन नाइदर I nor anyone else be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl। उन्हें लगता है कि मेरी डायरी को पढ़ने के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा, क्योंकि मैं सिर्फ 13 साल की थी और लोग सोचेंगे कि 13 साल की बच्ची ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोल सकती है। Oh well, it doesn't matter, लेकिन इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरी डायरी पढ़े ना पढ़े, लेकिन मुझे मन हो रहा है लिखने का, मुझे बहुत ज़रूरत है लिखने की, ताकि जो मेरे थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, मैं उन्हें एक पेज पर उतार सकूं और ये जो बर्डन है उसे अपने में से कम कर सकूं, ठीक है। ये बोझ तले में जब दबी हूं, मतलब बातों के बोझ तले जो मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती, तो उससे मैं छुटकारा पाऊं, ठीक है। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। पेपर के पास क्या होती है? मोर पेशेंस होती है। पेशेंस मतलब सहन शक्ति, वो आपकी सुनता है, ठीक है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड। किसी दिन वो बहुत ही डिप्रेस्ड, बहुत ही सैड फील करी थी, तो उन्होंने ये ऐसे दिन में कहा, ठीक है। एंड वॉज सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड, और अपनी चिन को पकड़ते हुए बहुत ही सोच रही थी और बहुत ही बोर्ड थी और लिस्टलेस मतलब विद नो एनर्जी और इंटरेस्ट, उनके अंदर कुछ भी काम करने का इंटरेस्ट नहीं था। तो तब उन्होंने ऐसी लाइन बोली, वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट। वो सोच रही थी कि मैं बाहर जाऊं या फिर अंदर ही रहूं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज। तो मैं थोड़ी देर वहीं रुकी जहां पर मैं थी, घर के अंदर। ब्रूडिंग, यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस। पेपर के पास ज्यादा पेशेंस होती है। ब्रूडिंग का मतलब थिंकिंग डीपली, बहुत ही ध्यान से सोच रही थी वो। हाँ, पेपर के पास बहुत पेशेंस होती है। फिर उन्होंने दोबारा अपनी बात रिकन्फर्म करी, एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग, और क्योंकि मैं प्लान नहीं कर रही हूँ कि कोई और ये बुक पढ़ ली। स्टिफ्ट बैक नोटबुक मतलब जिसका टाइट गत्ता जो होता है वो बहुत टाइट होता है, मतलब कार्डबोर्ड जो होता है मतलब टाइट होता है काफी, तो उसको क्या डायरी का ही होता है, ठीक है। ग्रैंडली रेफर टू एज डायरी, जिसको हम क्या कहते हैं, डायरी। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, मैं उसे किसी को पढ़ने नहीं दूंगी जब तक मुझे कोई रियल दोस्त नहीं मिला। प्रोबेबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस। तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि मैं एक डायरी को अपनी बातें शेयर करूं या फिर एक रियल फ्रेंड को। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। अब मैं उस पॉइंट पर वापस लौटती हूँ कि जिसने मुझे प्रॉम्प्ट करा। प्रॉम्प्ट मतलब क्विक विदाउट डिले, बिना किसी देर करे, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, डायरी को पहले स्थान क्यों दिया, पहला स्थान पर क्यों रखा। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, डायरी लिखना क्यों चूज करा, क्योंकि उनका कोई दोस्त नहीं था। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, और क्लियरली बोल दो, सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। कोई नहीं मानेगा एक 13 साल की लड़की दुनिया में अलग है, ठीक है। एंड आई एम नॉट, क्योंकि मैं अलग नहीं हूं। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पास क्या है, लविंग पेरेंट्स है, और एक 16 साल की बड़ी बहन है, और 30 पीपल हैं जिनको मैं अपना दोस्त बुला सकती हूँ। मेरी एक फैमिली है, लविंग आंटी है, अंकल है मेरे, और मेरा एक अच्छा घर भी है। नहीं सरफेस पे, मतलब अगर आप दूर से देखें तो मेरे पास सब कुछ है, लेकिन एक ट्रू फ्रेंड नहीं है जिसको मैं अपनी ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम फ्रेंड्स विद इज हैविंग अ गुड टाइम। और मैं हमेशा किसके बारे में सोचती थी, वो जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ हो तो वो उसका समय अच्छा बीते। और मैं जब उनके साथ बात करती हूँ, आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। मैं उनसे रोजाना की एवरीडे थिंग्स मतलब नॉर्मल चीज़ों के बारे में बात करती हूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, और हम मतलब और अपने सीक्रेट शेयर नहीं कर पाते और मतलब और करीब नहीं आ पाते। दैट्स द प्रॉब्लम, ये मेरे साथ प्रॉब्लम थी। मे बी इट्स माई फॉल्ट, क्या शायद मेरी गलती है कि हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाते। इन एनी केस, लेकिन दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर। लेकिन अब चीज़ें ऐसी है तो है, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज, और वो चेंज भी नहीं होने वाली। दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, इसलिए मैंने डायरी को अपनी बातें शेयर करना शुरू किया है, इसलिए मैं डायरी लिखना चाहती हूँ, ठीक है। टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, वो क्या करना चाहती थी, इंप्रूव करना चाहती थी। वो डायरी को ही अपना फ्रेंड मानना चाहती थी और ऐसा इमेजिन करना चाहती थी। आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी, और मैं खाली फैक्ट्स इस डायरी में लिखना नहीं चाहती जैसे ज्यादातर लोग करते, पर मैं चाहती थी कि डायरी क्या बने, मेरी बेस्ट फ्रेंड बने, और मैं इसे क्या बुलाऊंगी, किटी बुलाऊंगी, ठीक है। तो उन्होंने डायरी का नाम भी रख दिया। और अब देखते हैं नेक्स्ट पेज में आगे क्या। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, plunge मतलब jump, ठीक है। तो अगर मैं अचानक कुछ भी लिखना शुरू कर दूंगी किटी के ऊपर तो कोई भी समझ नहीं पाएगा। I'd better provide a brief sketch of my life, तो मैं एक शॉर्ट स्केच अपना लाइफ का प्रोवाइड करूंगी जो मुझे करना पसंद नहीं है।
माई फादर, मेरे जो पापा हैं वो बहुत ही अच्छे पापा हैं, इतना अच्छा कि मैंने ऐसे पापा कहीं देखे ही नहीं। उन्होंने मेरी मम्मी से कब तक शादी नहीं करी, जब तक वो 36 के नहीं हो गए और वो मम्मी 25 की नहीं हो गई। मेरी जो बहन है मार्गोट, वो फ्रैंकफर्ट में पैदा हुई थी। फ्रैंकफर्ट कहाँ है? जर्मनी में। और कब पैदा हुई थी? 1926 में। और मैं 12 जून 1929 को पैदा हुई थी, मतलब ये 3 साल छोटी थी अपनी बहन से। और मैं फ्रैंकफर्ट में रहती थी अंटिल आई वाज 4, जब तक वो 4 साल की नहीं हुई। वो कहाँ रहती थी? फ्रैंकफर्ट में। और मेरे पापा एमिग्रेट, मतलब कहाँ चले गए, फिर कहाँ शिफ्ट हो गए? हॉलैंड में शिफ्ट हो गए। कौन से ईयर में? 1933 में शिफ्ट हो गए। और मेरी जो मम्मी है एडिथ होलैंडर फ्रैंक, उनकी मम्मी का नाम है, और पापा का नाम क्या है? ओटो फ्रैंक। उनके साथ गई कहाँ? हॉलैंड, सितंबर में। जबकि मार्गोट अब मैं आचिन भेज दिया गया था, आचिन एक जगह का नाम है, अपने ग्रैंड मदर के साथ रहने के लिए। मार्गोट कहाँ चली गई? हॉलैंड, दिसंबर में। और मैं फरवरी में गई कहाँ? हॉलैंड। और मुझे जो है टेबल पर, मतलब उन्होंने ऐसे ही, मतलब फनी में कहा, प्लंक डाउन, मतलब पुट डाउन इन कैजुअल में, मतलब मुझे टेबल पर रख दिया गया था बर्थडे प्रेजेंट मार्गोट के लिए। मतलब वो किस दिन पहुंची? जिस दिन मार्गोट का बर्थडे था। कहाँ? हॉलैंड। आई स्टार्टेड राइट अवे, और मैंने कहा फिर वहाँ पे कहाँ पढ़ाई शुरू करी? हॉलैंड में मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू करी। और मैं वहाँ तब तक रही जब तक मैं कितने साल की नहीं होगी? 6 साल की। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, मैं फर्स्ट क्लास में थी। इन द सिक्स फॉर्म, जब मैं 6 क्लास में थी, मेरी टीचर का नाम क्या था? मिसेस कूपरिस था, जो क्या थी? हेड मिस्ट्रेस, मतलब प्रिंसिपल बोलते थे। और जब साल खत्म हुआ तो हम दोनों रो रहे थे, क्योंकि उनका फेयरवेल था, मतलब उन्हें स्कूल छोड़कर जाना था। 1941 की गर्मियों में क्या हुआ? जो उनकी ग्रैंड माँ है, मतलब दादी, वो बीमार पड़ गई। उनका एक ऑपरेशन होना था। तो मेरा बर्थडे में ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं करा, क्योंकि उनका ऑपरेशन चल रहा था और ज़्यादा दुखी भी थे। तो वो सेलिब्रेट भी नहीं कर पाए। उनकी ग्रैंड माँ कब मरी? जनवरी 1902 में उनकी ग्रैंड माँ की डेथ हो गई। नो वन नोज ऑफन आई थिंक ऑफ हर, एनी उनके बारे में बहुत सोचती है और अभी भी उन्हें बहुत प्यार करती है, अपनी ग्रैंड माँ को। This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and grandma's candle was lit along with the rest. मैंने ग्रैंडमा के नाम पर भी अपने बर्थडे के दिन एक कैंडल जलाई 1942 में। द 4 of us are still doing well. हम 4 तो अभी भी ठीक है। कौन? ऑटो फ्रैंक, उनके पिताजी, एडिथ होलैंडर फ्रैंक, उनकी मम्मी, मार्गोट फ्रैंक, उनकी बड़ी बहन, और वो खुद एनी फ्रैंक। और अब प्रेजेंट डेट क्या है जिसमें डायरी लिखनी है? 20 जून 1942। और सोलम डेडिकेशन एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। सोलम डेडिकेशन मतलब सीरियस डेडिकेशन। अपनी डायरी की तरफ बहुत डेडिकेटेड थी, मतलब सब बातें अपनी डायरी में आके लिखती थी जो भी पूरे दिन में होता था। वो अपनी डायरी को एड्रेस करते हुए बोलते हैं, डियरेस्ट किटी, अपनी डायरी को बोल रहे हैं। हमारी जो पूरी क्लास है और एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट। क्वेकिंग इन इट्स बूट्स मतलब बहुत डरी हुई है। क्वेकिंग इन इट्स बूट्स, ठीक है। इसका मतलब हमारी जो पूरी क्लास है बहुत डरी हुई है। और इसका रीज़न ये है कि अब मीटिंग होने वाली टीचर्स की, जिसमें डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में कौन जाएगा और किसे पीछे क्लास में रख दिया जाएगा। और जो आधी क्लास है वो बेट लगा रही है। उनकी एक दोस्त का नाम है जीएन, और मैं हंसते रहते हैं जब 2 बॉयज जो हैं उनके पीछे जो बैठते हैं, सीएन और जैक्स है उनका नाम, जो अपनी पूरी छुट्टियों में जो वो सेविंग करके रखते हैं पैसों की, वो बेट पे लगा देते हैं कि तू जाएगा नेक्स्ट क्लास में, नहीं तू नहीं जाएगा, मैं जाऊंगा तू नहीं जाएगा, ऐसे करके। और सुबह से रात तक यही सुनने को मिलता है, तू पास हो जाएगी, नहीं मैं पास नहीं होऊंगा, हाँ तू हो जाएगी, नहीं मैं नहीं होंगी, ऐसे ही सुनने को मिलता है। मतलब इवन जीज प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन। जब मैं गुस्सा भी करती हूँ कि अब छोड़ो यार इस बात को, तब भी मेरी कोई नहीं सुनता है। इफ़ यू आस्क मी, देयर आर सो मेनी डमीज, बहुत सारे डमीज है। डमीज मतलब बहुत सारी अफवाह उड़ रही है। अबाउट अ क्वार्टर ऑफ क्लास, मतलब 1/4 ऑफ क्लास को क्या कर देंगे? पीछे रख देंगे। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ। टीचर्स क्या होते हैं? मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स होते हैं अर्थ पे, मतलब जिनका आप बता नहीं सकते कि ऐसा ही करेंगे या फिर वैसा ही करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं उतनी चिंता नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरी जो दोस्त है, मतलब लड़कियों में जो दोस्त है और मैं खुद, विल मेक इट, हम पास हो जाएंगे। जो ओनली सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में मैं श्योर नहीं हूँ वो मैथ्स है। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? हमें केवल इंतजार ही करना है। अंटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। तब तक हम एक दूसरे को क्या बोलते रहते हैं? तुम क्या करो, होपलेस मत हो, डरो मत। आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। मेरी सब टीचरों से अच्छी बनती है। 9 ऑफ देम, और 9 टीचर्स है, 7 मेन, 7 तो आदमी है और 2 वुमेन है, मतलब टोटल उनकी कितने टीचर्स हैं? 9 टीचर्स है। मिस्टर कीसिंग जो है द ओल्ड फॉगी मतलब ओल्ड फैशन टीचर जो है मिस्टर कीसिंग, वो हमें मैथ्स पढ़ाते हैं।
एंड वॉज अनॉयड, वो मुझसे बहुत परेशान थे बहुत देर से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात करती थी। बहुत सारी वार्निंग, मतलब उन्होंने मुझे काफ़ी बार कहा कि अब अगर तुमने बात करी तो मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। काफ़ी बार मुझे वार्निंग भी दिया करते थे और मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क भी देते थे एज अ पनिशमेंट। मुझे किस टॉपिक पर ऐसे लिखने के लिए दिया था? अ चैटर बॉक्स, मतलब जो 24 घंटे बात करता रहता है उसे क्या कहते हैं? चैटर बॉक्स। व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, इसके बारे में आप लिख ही क्या सकते हो? और मैं इस टेंशन में थी, तो मैंने डिसाइड करा कि मैं इस टाइटल अपनी नोटबुक में लिख देती हूँ और उसे बैग में डाल दिया और थोड़ी देर चुप रही। फिर उस इवनिंग जब मैं घर पहुंची, तो जब मैंने अपना होमवर्क कर दिया था, तो द नोट अबाउट द ऐसे, क्योंकि उसने नोट लिखा था द चैटर बॉक्स, तो उसे जब वो दिखा कि मेरे को चैटर बॉक्स पे कैसे लिखना है, तो फिर उन्होंने लिखना शुरू करा। तो फिर मैं सोचने लगी किस सब्जेक्ट के ऊपर? चैटर बॉक्स के ऊपर। और क्या पेन की जो टिप, मतलब ये जो एंड होता है उसको च्यू करते हुए, ठीक है, फाउंटेन पेन की टिप को च्यू करते हुए वो सोचने लगी। एनीवन कुड रैम्बल ऑन, रैम्बल ऑन मतलब टॉक और राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग, मतलब फालतू में तो कोई भी बड़े बड़े स्पेसेस छोड़ के कुछ भी लिख सकता है। लेकिन ट्रिक क्या थी, मैं क्या लिखना चाहती थी, वो बहुत अच्छी राइटर थी। उन्होंने ये बात सोची कि मैं क्या करूंगी, कन्विंसिंग आर्गुमेंट, मतलब अपना अच्छे से अच्छा पॉइंट आगे रखूंगी क्योंकि मैं बात क्यों करती हूँ। तो यही बात थी जिसने उनकी बुक को, उनकी डायरी को मोस्ट रेड बुक बनाया। मोस्ट रेड बुक मतलब जिसको बहुत ज़्यादा लोग पढ़ते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा याद रखी गई लोगों द्वारा। क्यों? अपनी राइटिंग स्किल्स की वजह से। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपनी डायरी लिखी थी। आर्ग्यूमेंट्स के साथ आऊँ, मैं अच्छे अच्छे पॉइंट बताऊं कि हमें बात क्यों करनी चाहिए। आई थॉट एंड थॉट, मैंने सोचा और सोचा, फिर मेरे पास एक आइडिया आया। मैंने 3 पेजेस लिखे और जो मिस्टर कीसिंग ने मुझे असाइन करे थे, और वो बहुत खुश थे। मैंने ये लिखा कि टॉकिंग जो होता है, बात करना एक स्टूडेंट का ट्रेट होता है, एक स्टूडेंट की क्वालिटी होती है और मैं पूरी कोशिश करूंगी इसे कंट्रोल करने की। लेकिन मैं पूरी तरीके से खुद को ठीक नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरी मम्मी भी बहुत बात करती है और ये मैंने अपनी मम्मी से इनहेरिट करा है। मतलब मेरी मम्मी बात करती है और मैं भी उनकी बेटी हूँ, इसलिए उनका ये गुण जो है वो मेरे अंदर भी आ जाएगा। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती इस चीज़ के बारे में। और मिस्टर कीसिंग ने हंसते हुए सब कुछ मतलब पढ़ा उनका ये जो ऐसे लिखा था। लेकिन जब मैंने नेक्स्ट लेसन हुआ किसका, मिस्टर कीसिंग का, और दोबारा बात करना शुरू करा, तो उन्होंने मुझे एक दूसरा ऐसे दिया। इस बार जो टॉपिक दिया था उन्होंने क्या दिया था, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल मतलब जिसको आप करेक्ट नहीं कर सकते, एक ऐसा व्यक्ति जो बात करता रहता है और जिसको आप सही करने की भी कोशिश करो वो फिर भी आपकी नहीं सुनता। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन, और 2 लेसन तक उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। मैंने द इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स के ऊपर लिख दिया। हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन, जब तीसरा लेसन की बारी आई तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला कि अब तो पानी सर से ऊपर जा चुका है और पनिशमेंट के तौर पर मैं तुम्हें एक ऐसे लिखने के लिए देता हूँ, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। ठीक है, उन्होंने बहुत ही फनी जो है ऐसे का टाइटल दिया उन्हें। क्लास रोड, मतलब क्लास में जो बच्चे हैं वो जोर जोर से हंसने लगे। आई हैड टू लाफ टू, और मुझे भी ना चाहते हुए भी हंसना पड़ा। थॉट आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस। अब मतलब उनकी जो इमेजिनेशन है या इन्वेंटिवनेस या फिर जो लिखने की क्षमता है एक पर्टिकुलर टॉपिक पर खत्म हो चुकी थी, तो इस बार वो कुछ नई चीज़ के साथ आना चाहती थी, कुछ ओरिजिनल, कुछ नया। तो उनकी एक दोस्त थी जिनका नाम था सैनी, जो पोएट्री मतलब पोएम लिखने में बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने उन्हें ऐसे लिखने में मदद करी बिगिनिंग से एंड तक, वर्स में, मतलब छोटे छोटे पैराग्राफ्स में। फिर मैं हंसी खुशी से कूदने लगी। मिस्टर कीसिंग जो था वो क्या करना चाहते थे, उसके ऊपर जोक प्ले करना चाहते थे। अगर वो इसके ऊपर लिखती तो क्या लिख पाती, लेकिन उसने क्या करा कि मिस्टर कीसिंग के ऊपर जोक प्ले कर दी, कैसे, एक पोइट्री लिख के। और उन्होंने कैसे लिखी, क्या लिखी उन्होंने पोएम में, आई फिनिश माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी पोएम थी। उसमें क्या था, एक मदर डक थी और एक फादर स्वान थी। जो मम्मी थी वो डक थी और पापा जो थे वो स्वान थे, और उनके 3 बेबी डकलिंग्स थे, मतलब छोटे डक थे। हुआ बिटन टू डेथ, मतलब उन्हें काट काट के मार दिया गया। किसके द्वारा, उनके पापा द्वारा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक करते थे, मतलब साउंड प्रोड्यूस करते थे, मतलब बात करते थे। तो उन्होंने मिस्टर कीसिंग के ऊपर एक जोक प्ले कर दिया, लेकिन मिस्टर कीसिंग ने जोक सही तरीके से लिया, मतलब बुरा नहीं माना। उन्होंने वो जो पोएम है मेरे क्लास के सामने तो पढ़ी, अपने भी कुछ कमेंट ऐड करते रहे, एक एक लाइन पर अपने कमेंट भी ऐड करते रहे, और बाकी क्लासेसों में भी उन्होंने पढ़ी। तब से उन्होंने मुझे बात करने के लिए परमिशन दे दी है और मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया है। जबकि उससे उल्टा हो रहा है, आजकल मिस्टर कीसिंग जोक करते ही रहते हैं। ठीक है, कॉन्ट्ररी मतलब अपोजिट हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही।